जो स्वालीनता की जो स्वालीनता के लक्षण होते हैं उसमें स्वालीनता एक एकल विकृति नहीं होती, बल्कि विकृतियों का एक समूह होता है। इसके विकृतियों का एक स्वालीनता के लक्षण, ठीक है। अब हम इनके लक्षण देखते हैं। स्वालीनता क्या है, ये हम कैसे पहचानेंगे कि यह बच्चा स्वालीनता या ऑटिज्म से ग्रसित है। इसमें सर्वप्रथम यह होता है कि ये बच्चे अपने में ही खोए रहते हैं, परस्पर इनमें सामाजिक अंतःक्रिया में गुणात्मक क्षति होती है, ठीक है। गुणात्मक क्षति होती है। स्वालीनता एकल विकृति नहीं होती, बल्कि विकृतियों का एक समूह है, जिसके अंतर्गत कई विकृतियाँ आती हैं, जिससे इन बच्चों में कई प्रकार के लक्षण होते हैं। व्यवहारात्मक, भाषा संबंधी, पुनरावृत्ति करने के लक्षण, ठीक है, संवेगात्मक अस्थिरता और भी ऐसे कई लक्षण जिन्हें हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। व्यवहारात्मक विशेषताएं, जो स्वालीनता ग्रसित बच्चे होते हैं, सामाजिक संबंधों में गुणात्मक कमी स्वालीनता का एक प्रमुख लक्षण है। सामाजिक संबंध, यह बच्चे परस्पर सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये बच्चे जो समाज में जो हमारे संबंध होते हैं, इन बच्चों में अशाब्दिक व्यवहारों से संबंधित व्यवहारों या कौशलों का अभाव पाया जाता है। अशाब्दिक कैसे, जैसे आँख से आँख मिलाकर बातें करना, अपने शरीर के हमारे जो अशाब्दिक संप्रेषण होते हैं, किसी भी चीज़ को इशारे से बोलना, हमें ये चीज़ नहीं खाना है, तो हम क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं ना कि हम हर बात उसे ये कहें कि नहीं हमें नहीं खाना है। हम इसमें क्या, हाथ हिला के, आँखों से या अपने मुंडी को घुमा के कह सकते हैं कि हमें यह नहीं खाना है। परंतु यह बच्चे इस तरह के व्यवहारों का इनमें अभाव पाया जाता है। इनकी जो सामाजिक अलगाव की भावना इनमें देखने को मिलती है। ऐसे बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करते या अपने में ही अकेले रहना पसंद करते हैं। ये सामाजिक प्रदर्शन नहीं करना चाहते। इनके साथ ये किसी की शोक सभा क्या है, कहाँ हंसना है, कहाँ हमें रोना है, कहाँ हमें कैसा प्रदर्शन करना है, इन्हें इस चीज़ की ज्ञानता नहीं होती। ऐसे बच्चे स्कूल जाने की उम्र में आने पर अपने दोस्त भी नहीं बना सकते हैं तथा सगे संबंधियों से भी नहीं जुड़ते हैं, अलगाव की स्थिति रखते हैं। इनके सभी साथी इनके सांगी साथी जो होते हैं, फ्रेंड सर्किल नगण्य होती है, ठीक है। भाषा संबंधी विकृतियाँ, ऐसे बच्चों में भाषा विकास में काफ़ी क्षति या काफ़ी नुकसान होता है या असामान्यताएं दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चों में भाषा का विकास बहुत ही देर से होता है। यदि इन बच्चों में भाषा का विकास होता है तो उन्हें बातचीत को शुरू करने या ख़त्म करने का तरीका नहीं पता। हमें किस बात को कहाँ शुरू करना है, कोई हमारे घर आ रहा है, हमें नमस्ते, अभिवादन क्या है, ये सारी चीज़ें ये नहीं कर पाते। 12 महीने तक ऐसे बच्चे कुछ शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर पाते। जैसे बच्चे नॉर्मली बबलिंग करते हैं, ये वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 16 महीने तक ये बच्चे प्रथम शब्द का, किसी भी चीज़ का उच्चारण नहीं करते हैं। इन बच्चों को 2 वर्ष तक 1 या 2 शब्दों का ही विकास हो पाता है। इन बच्चों में सामाजिक कौशल और भाषा की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। बच्चों में सांकेतिक भाषा तो बिल्कुल ही नहीं होती, मैंने ऊपर अभी पहले आपको बताया है, ठीक है। ऐसे बच्चों में वाणी का विकास भी बहुत देरी से होता है, जैसे मुंह बनाना। छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कई तरह से मुंह बनाते हैं, है ना, रोना, एक्टिंग करना, तो ये सारी लक्षण इन बच्चों में नहीं होते, ठीक है। ऐसे बच्चों में जो भाषा होती है बहुत ही अस्पष्ट होती है। कोई हमारे घर आया, छोटे बच्चे हैं, नमस्ते, हाय, हेलो, अभिवादन, वो सारी चीज़ें करते हैं, परंतु यह बच्चे, उन्हें इस चीज़ का कोई भी बोलेंगे, इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये इस तरह का अभिवादन, प्रतिवादन कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। फिर पुनरावृत्ति व्यवहार, ऐसे बच्चों की व्यवहारिक इच्छा एवं प्रेरक में पुनरावृत्ति के लक्षण अधिक देखने को मिलते हैं। पुनरावृत्ति, किसी भी कार्य को बार बार दोहराना। अगर वो किसी चीज़ को उठा रहे हैं, एक बॉल को, सपोज उनने एक बॉल लिया, उसको नीचे रखा, फिर उनने बॉल उठाया, फिर नीचे रखा, फिर उनने बॉल उठाया, फिर नीचे, तो यह उसकी क्या हुई, पुनरावृत्ति। किसी कार्य को बार बार करना, आवृत्ति, किसी कार्य की बार बार करने की आवृत्ति, यह व्यवहार इनमें देखा जाता है। यह बच्चे जो स्वालीन बच्चे होते हैं वह अधिकतर सजीव की अपेक्षा निर्जीव वस्तु से अधिक प्रेम रखते हैं। इन्हें अपने खिलौने, अपनी मेज, अपनी टेबल, अपना बैग, अपनी चीज़ों में बहुत ही अत्यधिक लगाव होता है, ठीक है।
ये मतलब ये व्यक्ति विशेष से उतना लगाव नहीं रखते जितनी ये निर्जीव चीज़ों से रखते हैं। इनका एक नियम निर्धारण कर लेते हैं ये, कि अगर मैंने ये 7 बजे मैंने अपना बैग उठाया है और मैं बाहर गया, तो वो उनकी एक रूटीन सेट हो जाती है कि हाँ मुझे अपना बैग उठाना है बाहर। वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते कि उनका बस्ता, उनकी चीज़ें, उनका सामान कोई अलग यहाँ से वहाँ करे, ठीक है। और इनकी जो दैनिक जीवन की जो गतिविधि है उसमें परिवर्तन लाया जाता है, लेकिन इससे बहुत ही परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और हमें ना उसमें परिवर्तन लाने के लिए बहुत ही कठिन प्रयास करना पड़ता है। और फिर देखते हैं संवेगात्मक अस्थिरता। संवेग आप सभी जानते होंगे कि हमारे संवेग जो होते हैं, रोना, हंसना, बोलना, ये सारे हमारे संवेग हैं। इसमें स्थिर नहीं होते ये संवेगों में। संवेग में इनमें कोई भी स्थिरता नहीं होती। कहाँ हंस रहे हैं, कभी भी हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमें कहाँ कैसा व्यवहार करना है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अस्थिरता होती। ऐसे ही अन्य लक्षण होते हैं। ये बच्चे अति चंचल होते हैं। मतलब हर बच्चा चंचल नहीं होता है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, कुछ हाइपर नहीं भी होते हैं, ठीक है। आक्रामक होते हैं, अल्पघाती होते हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो आपको स्वालीनता में देखने के लिए मिलते हैं। अब हम इनके लक्षणों को तो हमने देख लिया है, अब हम इनके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि यह स्वालीनता क्यों, किस प्रकार से आती है। क्या इनका कारण हो सकता है कि जिसके कारण से यह स्वालीनता बच्चों में उत्पन्न होती है। अनेक अध्ययनों के पश्चात हमने ये स्पष्ट हुआ है कि जो स्वालीनता, उसका कोई निश्चित कारण का पता नहीं चला है, परंतु कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योगदान हैं जो इस विकृति को लाने में अपना सही योगदान देते हैं। जैसे वंशानुगत स्थिति। वंशानुगत स्थिति क्या है? जुड़वा बच्चे की जो अध्ययन विधि है, जिसे हम जुड़वा बच्चों की अध्ययन विधि तथा परिवार की अध्ययन विधि से प्राप्त आंकड़ों और परिणामों से हमें यह पता चलता है कि यह विकृति क्या परिवार में पहले भी कहीं थी, क्या परिवार में किसी प्रकार का मानसिक विकृति या कुछ ऐसा था। इससे हम उनकी वंशानुगत स्थिति का पता लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि इस विकृति के होने की संभावना उस परिवार के बच्चों में अधिक होती है जिनके परिवार में इसका इतिहास देखने को मिलता है। इस विकृति की दर समजाति युग्मज की विभाज्य, समजाति आपको पता है ना, समान जो हमारे युग्म विभाजन होता है उसकी अपेक्षा अधिक होता है। यह अध्ययन लगभग 2% स्वालीन बच्चों के भाई बहन की विकृति में देखने को मिलता है, जो सामान्यतः जनसंख्या का 50 से 100 गुना अधिक है, ठीक है। फिर हम देखते हैं मस्तिष्क की संरचना के दोष। मस्तिष्क की संरचना का दोष, मानव का जो मस्तिष्क होता है उसकी बनावट भी निर्भर करती है उसकी विकृतियों पर। अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि ऐसे बच्चों की मस्तिष्क की संरचना विशेषकर अग्रपाली, पैराइडेट, शंखपाली व मध्य मस्तिष्क की संरचना में दोष मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इन संरचनाओं में दोष का कारण ऐसे बच्चों के व्यवहार, संवेग और संज्ञानात्मक क्षमताओं में कमी या असमानताएं पाई जाती है, ठीक है। तीसरा इसका हम कारण देखते हैं विषाणुओं का संक्रमण। विषाणुओं का संक्रमण, यदि जन्म के समय बच्चा स्वेल, साइटोमेगालोसिस, इन्फ्लुएंजाइटिस इत्यादि से संक्रमित हो जाता है तो ऐसे बच्चों में मानसिक मंदता तथा स्वालीनता के लक्षण उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर हम देखते हैं उपापचयी संबंधी विकृतियां। उपापचयी संबंधी विकृतियों में हम अध्ययनों के द्वारा पाया गया है कि जो हमारी उपापचयी संबंधी विकृतियां विशेषकर यूरिन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि से संबंधित असामान्यताएं बच्चों में स्वालीनता के लक्षणों को उत्पन्न करती हैं। फिर हम देखते हैं इनकी मानसिक मंदता के संबंधित कारक। तो जो मानसिक मंदता से संबंधित अधिकांशतः कारण हैं
विद्वानों ने यह माना है कि मानसिक मंदता से जुड़े कुछ ऐसे कारण हैं जो बच्चों में स्वालीनता को उत्पन्न करते हैं। ये कारण कौन से हैं हमारे? फेजाइल एक्स सिंड्रोम है, फायरविल सिंड्रोम है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है। ये सारे हमारे जो गुणसूत्री संबंधी हमारी विकृतियां हैं ये हैं। फिर मस्तिष्क की चोट, आपने फोर्सल डिलीवरी सुनी होगी, है ना। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उसे एक प्रमुख प्रकार के औजार से हम खींच के बाहर निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उससे बच्चे की मस्तिष्क में आघात होता है और उस आघात के परिणाम स्वरूप यह मानसिक मंदता व स्वालीनता के लक्षण बच्चों को होते हैं। जन्मजात पैटर्न होता है और बच्चे के जन्म के समय माँ को मिर्गी का दौरा पड़ने से उसकी मिर्गी का दौरा पड़ना, माता का गिर जाना, इस प्रकार की बहुत सारी मतलब चीज़ें जिससे बच्चे के मस्तिष्क पे चोट लगे, वह भी इसका एक बहुत ही प्रमुख कारण होता है। ठीक है, हम स्वालीनता के प्रकार के बारे में देखते हैं। स्वालीनता के प्रकार में कुछ प्रमुख प्रकार प्रचलित हैं, जैसे कि प्रचलित विकासात्मक विकृति। ऐसे बच्चे जिनका जांच करना कठिन होता है वह इस समूह में आते हैं, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, प्रचलित विकासात्मक विकृति वाले बच्चों के लक्षण स्वालीनता वाले बच्चों के साथ ज़्यादातर नहीं मिलते। उदाहरण के लिए ज़्यादा गंभीर होते हैं, जिन्हें हम स्वालीन विकृति कहते हैं। ठीक है, दूसरा है एस्पर्सर सिंड्रोम। एस्पर्सर सिंड्रोम बच्चों की ज़्यादातर लक्षण स्वालीन विकृति वाले बच्चों से मिलते जुलते हैं। ज़्यादातर इन बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य या दूसरों बच्चों की बुद्धि लब्धि के बराबर या थोड़ी बहुत कम होती है। परंतु कैसे हम इसे पता कर सकते हैं? हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं या आसानी से दूसरों के बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे बच्चों के लक्षण हैं कि जब ये बच्चे जब स्कूल नहीं जाते हैं तब ये नहीं समझ पाते कि हमारा अपने साथी के साथ कितना अच्छा संप्रेषण है, हमारा व्यवहार कैसा है अगले के साथ, हमें उससे क्या बात करना चाहिए, अगर वो परेशान है तो क्या हमें उसे मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारे उसके लक्षण होते हैं। फिर तीसरा जो है रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम ऐसे बच्चों का ज़्यादातर जन्म से लेकर 5 महीने तक सामान्य विकास नहीं हो पाता है। जो जैसे 3 माह के बच्चे गर्दन संभालने लगते हैं, थोड़ा पलटने लगते हैं, 4 या 5 माह के बच्चे, तो ये जो विकास है इनमें नहीं होता है। ठीक है, गर्दन नियंत्रण की जो गति होती है वो बहुत ही धीमी पाई जाती है। ऐसे बच्चों में गामक कौशल, सामाजिक कौशल एवं भाषा में क्षति देखने के लिए मिलती है। फिर इनका जो चौथा प्रकार है बाल्यावस्था विकृति। ऐसे बच्चे रेट सिंड्रोम की तरह ही होते हैं। बच्चा पैदा सामान्य होता है परंतु 2 से 10 साल तक दूसरों के मेलजोल व बातचीत नहीं कर पाता, बहुत ही कम करता है। वह अपने व्यवहार में जो उसका पुनरावृत्ति का जो व्यवहार है वह और दूसरी चीज़ों में रुचि नहीं दिखाता है। गामक कौशल को भी वह खो बैठता है या यह एक विकलांग व्यक्ति की तरह दिखता है और इसमें स्वालीन बच्चों की जो अवस्था होती है बहुत ही गंभीर होती है। ठीक है।